अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल, 22 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, अप्रैल की 2 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची एंड बाय द वे आप लोगों को पता है कि आई नो अभी हमारे बाकी शहरों में, कराची में तो खैर गर्मी है बट वो कोई बहुत परेशान कुन वाली गर्मी इस वक्त नहीं है, बल्कि शाम से तो माशाल्लाह क्या जबरदस्त हवाएं। बल्कि अभी सुबह फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था तो क्या जबरदस्त हवा चल रही थी। मेरे निकलते ही जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर से निकला, ठंडी हवा ने जो है वो मेरा खैर मकदम किया और मैंने कहा सुभान अल्लाह। लेकिन परेशान कुन खबर जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के लिए ये है कि एज वी आर अप्रोचिंग ईद, आई मीन ऑफ कोर्स नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह उल अजीज जिंदगी बखैर, हम जो है वो अपनी ईद की पहली छुट्टी में ऑफिशियली दाखिल हो चुके होंगे। मैं सरकारी तातीलात की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो मजीद हमारा जो है वो खैर मकदम करेगी, हमें खुशामदीद कहेगी, वो आने वाली शदीद गर्मी है। और आने वाले दिनों में चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई 30s और ईद के पहले दिन इनफैक्ट जो है ना वो तो अच्छी गर्मी एक्सपेक्टेड है और फिर उसके बाद मामला कुछ इंप्रूव हो सकते हैं इन द कमिंग डेज। बहरहाल चलें जी, 7:16 हो चुके हैं। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि 1-2 मिनट का ब्रेक है, इसकी जानिब हम वापस इसकी तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर आप लोग के मैसेजेस भी शामिल करेंगे, अपने प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बहुत कुछ डिस्कस करना है आज के प्रोग्राम में भी। पाकिस्तान की वो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज नेवर अ डल डे इन दिस कंट्री। कल का दिन तो इनफैक्ट काफी ही बिजी दिन रहा एज फार एज न्यूज वर कंसर्न, उनके हवाले से भी बात करेंगे। कुछ मिडल ईस्ट का भी जिक्र होना चाहिए, भारत का भी जिक्र हो सकता है और साथ साथ अमेरिका का भी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का भी आज जरा थोड़ा सा आगे चल के हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो, अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है फ्रॉम मेरा एफएम कराची स्टूडियो एंड पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां जहां जिन लोगों ने अभी ट्यून किया सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है जवेद साहब ने हमारे साथ आज का पहला ट्वीट जो है वो शेयर किया है। बीबीसी कल की खबर जो आपने शेयर की है, इट सेज दैट गूगल टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम इनकॉग्निटो ट्रैकिंग। लाला, अरे अगर आपको याद हो, आपसे कुछ अर्सा पहले जो है ना वो ये खबर आई थी और अब बेसिकली यार देखें ना, बात यही, आपको पता है कि आपके ब्राउजर, जो भी आप ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारे के सारे आपको एक ऑप्शन यूज करने की का चांस देते हैं या आपको एक ऑप्शन देते हैं जिसको इनकॉग्निटो मोड कहा जाता है। अच्छा, हम भी बड़े सादे लोग होते हैं, हम ये इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल करके कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि कोई भाई को नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, सब कुछ जो है वो मैं खामोशी के साथ कर सकता हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले जो है ना, ये हर जगह अपना एक सीक्रेट स्विच अपने पास जरूर रखते हैं। सो एक बार पता चला अमेरिका में बेसिकली क्लास एक्शन सूट हुआ था। क्लास एक्शन लॉ सूट का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर किसी एक कंपनी या किसी एक इशू के ऊपर जो है वो केस कर देते हैं। तो गूगल के खिलाफ 2020 में क्लास एक्शन सूट हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि गूगल इस बात को क्लैरिफाई करे कि जो लोगों का डेटा उनके पास किसी भी फॉर्म में प्राइवेट या इनकॉग्निटो मोड में जमा हो रहा है, वो उस चीज के हवाले से क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पता ही चला था कि गूगल एक्चुअली मेंटेन्स सम ऑफ योर डेटा जब आप इनकॉग्निटो मोड में भी होते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर पूरी दुनिया इनकॉग्निटो, जाहिर है उनको यही लगता होगा कि पूरी दुनिया अगर इनकॉग्निटो मोड में चली जाएगी तो फिर हमारे पास जो हम ब्राउजर के थ्रू आपकी एडवर्टाइजिंग डेटा जमा कर रहे होते हैं वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहरहाल जी गूगल ने अब ये एग्री किया है कि दे आर गोइंग टू डिलीट बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एंड submit to some restrictions on its power to track users under the terms of a proposed legal settlement। $5 अरब की लीगल सेटलमेंट जो है वो इन पे जो है वो डाली गई थी। और ये देख लें यार, ये टेक कंपनियां जो है ना ये हरकतें कर रही होती हैं यार, सीरियसली। और क्या बोला जाए यार। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। यार इससे कोई बात जहन में आ रही थी यार इनकॉग्निटो मोड के हवाले से, और मैं बिल्कुल मेरे बस जहन से निकल गई, पता नहीं क्यों, बट खैर एनीवे चलें। और क्या सीन है। अच्छा जी, बिल्कुल जवेद साहब ने ट्रूथ सोशल के हवाले से बात की कि भाई उसके शेयर की प्राइस जो है वो काफी गिर गई है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस किया जा सकता है तफसील के साथ। मुनीब मकबूल कहते हैं फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस इन अफ्रीका
वैगनर ग्रुप एंड फ्रांस आर क्वाइट एक्टिव इन मेनी रिसोर्स रिच अफ्रीकन कंट्रीज. फ्रांस ने तो बहुत ही अंधी मचाई हुई है यार. उन्होंने तो, आपको पता ना कि ये जो बहुत सारे ममालिक हैं इन सेंट्रल अफ्रीका, इन वेस्ट अफ्रीका, इनका जो करेंसी होती है वो भी आपको पता है कि ये फ्रांस की करेंसी जो यूरो के साथ बेसिकली पैक्ट है. बट ये हिस्टोरिकली इट्स कॉल्ड CFA फ्रैंक. जो ये बहुत सारी करेंसीज हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं. लेकिन बहरहाल बात आपने दुरुस्त फरमाई है. बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी फौजें जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त अफ्रीका में. और ज़ाहिर फ्रांस तो उसमें मेन कल्परेट है ही है, लेकिन रूस की अब काफ़ी प्रेजेंस बहुत सारे मुल्कों में है. साथ साथ भारत की प्रेजेंस जो है वो भी इंडियन ओशन में जो ये ममालिक हैं जिसमें मेडागास्कर, सेशेल्स और मॉरिशस शामिल हैं, वहाँ पे भारतीय फौजी अड्डे जो हैं वो भी कायम हैं. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अब्दुल हलीम मुगल साहब फोर्ब्स मैगजीन की खबर शेयर करते हैं और कहते हैं Bernard Arnault, the savviest luxury good tycoon on the planet, has been world's richest person since February thanks to the stellar share performance of LVMH group. और उसके अलावा बेसिकली फोर्ब्स ने अपनी जो अमीर तरीन लोगों की जो है वो फहरिस्त शाया की है और उसमें नंबर 1 पे नेचुरली जो साहब हैं यही LVMH वाले जो साहब हैं Bernard Arnault. और बहुत दौलत है भाई इनके पास यार, बहुत दौलत है भाई. अच्छा, ये LVMH अगर आप सोच रहे हो कौन सी कंपनी है, तो ये जो बेसिकली लुई वीटों इनकी एक बड़ी मशहूर ब्रांड है. और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं इसकी, लेकिन लुई वीटों मेरा ख्याल से इनकी सबसे जो मशहूर ब्रांड है. सो दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी बिग मैन, सीरियसली. चलें जी, दूसरे नंबर पे जो है वो जेफ बेजोस आते हैं जिनकी टोटल दौलत जो है वो 198 अरब डॉलर है. और नंबर 3 पे जो आते हैं वो इलॉन मस्क हैं जिनकी टोटल नेटवर्थ जो है वो 195 अरब डॉलर है. लेकिन याद रहे जी कि इलॉन मस्क की जो ज्यादातर वेल्थ है आपको पता है वो टेस्ला की बदौलत है. टेस्ला इनमें देखिए ज्यादातर जो है ना वो सिलसिला यही होता है कि ये शेयर्स इनके होल्ड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, जिसकी वजह से इनके अकाउंट में कोई 198 अरब डॉलर नहीं होंगे. पहले भी हम बात कर चुके हैं. ये बेसिकली शेयर्स होल्ड करते हैं जिसकी वजह से ये अमाउंट आपको जो है वो नजर आ रहा होता है. जीशान बेग साहब कहते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 2 अप्रैल एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे in 2007. UN has observed a day as a mean to affirm and promote full realization of all human rights and fundamental freedoms for autistic people. I think that's a very very important topic. जाहिर है आज से 15-16 साल पहले के मुकाबले में आज ऑटिज्म के हवाले से जो है वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की नॉलेज जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है. लेकिन फिर भी देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो. आई मीन जब हम अपने बड़े साहबजादे के हवाले से, उनके ऑटिज्म के हवाले से काफ़ी परेशान इधर से उधर घूम रहे थे, उस वक्त तो आपको हार्डली कोई हेल्प मिला करती थी. लेकिन अब तो खैर काफ़ी सारे ऑटिज्म सेंटर्स बन गए हैं. कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ प्योरली कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं. आपको अब बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिल जाते हैं स्पेशलाइज जो करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को हैंडल करने के हवाले से. 15 साल पहले तो वो भी नहीं मिला करते थे. द प्रोग्रेस इज डेफिनेटली देयर बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. हमारी एक लिसनर है, उन्होंने भी रिसेंटली मुझे कुछ दिनों पहले एक मैसेज किया था और उनका कहना ये था कि ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज अप्रोचिंग. कैन यू प्लीज टॉक अबाउट जॉब प्लेसमेंट ऑफ हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक अडल्ट. My son is appearing in O levels and this year inshallah, but don't know what will be his future now as he can't continue his studies. So I don't know whether Sabeen is listening to me or not right now. लेकिन पहले तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साहबजादे के लिए. लेकिन ये यकीनी ये बात है कि जितने भी ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, देखिए ऑटिज्म अगर आपको इस बात का, मेरे ख्याल से हम सबको एक फेयर अंदाजा तो अभी है कि ये किस मेंटल कंडीशन का नाम होता है. इट्स अ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. चिल्ड्रन आर बोर्न विद दिस इशू एंड दिस प्रॉब्लम और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है. अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं अभी तक साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई. आई एम प्रीटी श्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी न कभी कुछ ना कोई चीज बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा. हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस ऑटिज्म का जो नंबर बढ़ता जा रहा है ओवर द टाइम. ये शायद मेरे ख्याल से डायग्नोसिस अब बेहतर हो गया है कि बहुत सारे लोगों को हम ऑटिस्टिक का पहले करार नहीं दिया करते थे लेकिन अब उनको करार दे दिया जाता है. तो ये वेरी करता है फ्रॉम वेरी हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक पीपल लाइक हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, यानी वो लोग जिनमें जनरल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा होती है, कुछ लोगों में एक्स्ट्रॉर्डिनरीली ज्यादा होती है,
but then there is some low functioning autism as well, और low functioning autism में of course you reach to the level of mental retardation. अब वो जो बेचारे low functional autistic बच्चे होते हैं, जाहिर है ये वालिदैन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होता है. इवन एनी काइंड ऑफ ऑटिज्म दैट इज देयर, बिकॉज ये आम बच्चों से मुख्तलिफ ऑपरेट कर रहे होते हैं. इनका जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है दिमाग का, वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके के साथ, उनका दिमाग की वायरिंग अल्लाह ताला ने जो है डिफरेंट तरीके से की हुई होती है. लेकिन पेरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये होती है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा. और जाहिर है हमारे अपने भी, मैं और मेरी वाइफ अक्सर इस चीज़ के हवाले से बात करते हैं. इवन दो हमारे जो साहबजादे हैं इज डेफिनेटली ऑन अ वेरी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म साइड. वो अपने ए लेवल्स के फाइनल एग्जाम्स में इस साल इंशाल्लाह अपीयर हो रहे होंगे. लेकिन जाहिर है हमारे जहन में ये परेशानी जो है वो ज़रूर रहती है कि यार किस तरह आगे क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. बिकॉज अभी भी अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा आज किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी चला जाए तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरासमेंट जो है वो फेस करनी पड़ेगी. हमारे यहाँ का इस तरह का माहौल भी नहीं है जो इनको सपोर्ट कर सके. सो आई एम प्रीटी श्योर दिस इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से. ज़ाहिर है हमारी हुकूमत, खैर पाकिस्तान तो इस वक्त जिस डगर पे हमने उसको, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के करता धरता है उन्होंने पाकिस्तान को जिस डगर पे डाल दिया है, यहाँ तो एक आम आदमी के लिए भी ये सोचना बड़ा मुश्किल हो गया है कि यार किस तरह आगे चल के मामला जो है वो चलेंगे. तो फिर स्पेशल बच्चों के लिए तो फिर जाहिर है बहुत ही दूर की बात है. लेकिन फिर भी यार आई थिंक अगर हमारे इदारे ही, प्राइवेट सेक्टर ही ऐसे बच्चों की सपोर्ट के लिए या ऐसे नौजवानों के लिए, वो जो अपनी एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, उनके लिए कुछ काम कर सकें, तो जाहिर है ये एक तरह का सदका जारिया भी होगा और अल्लाह ताला बरकत ही देता है ऐसे काम करने में. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ये जिक्र किया. सपोर्ट ऑटिज्म अवेयरनेस वेयर ब्लू ऑन April 2. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं जी. एमी अली साहब का ताज़ा कलाम जो है वो हमारे पास मौजूद है. क्या कहते हैं जी एमी? जिससे हो जाए उसी की राह गुजर देखते हैं, उन पे हंसता हूँ जो मोहब्बत में उम्र देखते हैं. क्या ये काफी नहीं, मैं मोहब्बत के लिए मौजू हूँ, आप क्यों मुझ में कोई और हुनर देखते हैं. वाह एमी अली, वाह क्या बात है यार, जबरदस्त. वैसे तुम्हारी शायरी में मेरी जबान जो है ना सेट होती जा रही है मुझे लग रहा है, बट जबरदस्त जी, वेल डन. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एविएशन म्यूजियम ओवरऑल आर ग्रेट टूल्स टू प्रोवाइड टेंजिबल हिस्ट्री इन्फो. Museums help to expand one's interest to make someone passionate about aviation. Museum also allow you to truly understand what happened and why it happened. हाँ जी बिल्कुल, मेरी तो बड़ी फेवरेट जगहें जो हैं वो एविएशन म्यूजियम्स हैं. और मुझे बड़ा इत्तेफाक भी हुआ है कि अमेरिका में जो उनके वन ऑफ द टॉप जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पे मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है. और उसमें बल्कि मुझे याद है कि हम जो वाशिंगटन का एयरपोर्ट है, डैलस एयरपोर्ट है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक उनका नेशनल एयर स्पेस म्यूजियम में, एक स्मिथसोनियन म्यूजियम बेसिकली स्मिथसोनियन के अंडर ही आता है, बट एक तो स्मिथसोनियन मेन जो उनका नेशनल मॉल है वहाँ पर है, जहाँ बाकी सारे स्मिथसोनियन म्यूजियम्स हैं. लेकिन डैलस एयरपोर्ट पर उन्होंने बहुत बड़ी एक फैसिलिटी बनाई एंड व्हाट एन अमेजिंग सेंटर दैट इज. और बड़ा ज़बरदस्त इत्तेफाक हुआ 2019 में अपनी बर्थडे वाले दिन जो है आई स्पेंड दी ऑलमोस्ट एंटायर डे, यानी मेरे शौक को देखते हुए बेगम साहब ने कहा कि आप एंजॉय करें आज का दिन, इट्स योर डे टुडे सो हैव फन. उनको शायद इतना इंटरेस्ट ना हो एविएशन में, लेकिन सिंस इट वाज माय डे सो गुड. ऑलराइट, थैंक यू सो मच रियाजुर रहमान साहब. भाई कल का दिन बहुत अच्छा था पाकिस्तान के लिए. अच्छा जी चले, ऑलराइट. लगता है आपकी बात ठीक है. 8 फरवरी के आफ्टर शॉक्स अभी तक खत्म नहीं. आफ्टर शॉक्स तो 8 फरवरी के अभी बहुत अरसे हमें फील करने, और मैं तभी तो आई नेवर गिव अप होप. लोग अक्सर मुझे ताना मारते थे कि दिल भर गया, करवा दिया, वोट दिलवा दिया, क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया भाई, वोट डालने से पता ही नहीं चला आपको. लेकिन खैर चलें जी. अब्दुल रज़ाक साहब ने क्या खबर शेयर किया भाई? आलिया रियाज, द ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, गॉट एंगेज्ड विद कमेंटेटर अली यूनुस, ब्रदर ऑफ वकार यूनुस. चलें जी, बहुत मुबारक हो आलिया रियाज और अली यूनुस साहब को, एंगेजमेंट हुई है उनकी. सो वेरी नाइस. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद मी अदील एंड अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं जनाब व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर के साथ सफर करने वाले सहाफियों को मुंतबह किया है कि वो खुसूसी तैयारे से सामान चुराना बंद कर दें. एयरफोर्स 1 से सदारती मोहर वाले तकिए
से लेकर ग्लास और खूबसूरत प्लेटें तक अक्सर चोरी होती रहती हैं. लो यार सोचो, यानी हम क्या किसी और को ब्लेम करें, लेकिन ये भी चल रहा है वहां पे सीन. बहरहाल जी, हसान शेख का मैसेज आया, कहते हैं अपील फॉर प्रेयर्स फॉर कोरियर फाइटिंग फॉर लाइफ. Our courier named Faisal met a tragic accident while going home after completing his duty when a high-speed coaster hit him on a highway, causing him head injury. He is in ICU right now. बहुत सारी दुआएं भाई. और इस कोरियर के लिए, ये बेचारे जो कोरियर्स जॉब कर रहे होते हैं, या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी वाले लोग काम कर रहे होते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम इनका होता है, बहुत मेहनत वाला ये काम होता है. एंड समटाइम यू रियली फील दैट दे आर जस्ट नॉट एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड. बट ये जिस कंपनी का आसान जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है उस कंपनी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. दैट इज़ वेरी गुड इंश्योरेंस कवर दैट इज़ गिवन एंड ऑल. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो कोरियर्स होते हैं वो खुद, मसलन मेरे भी अपने टाइम पे मेरी अपनी टीम का एक कोरियर जो है, वो बेचारा एक्सीडेंट की वजह से, बहुत यंग कोरियर जो है, वो जान से हाथ धो बैठा था. लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी दैट इवन दो उनको हेलमेट दिया हुआ था, लेकिन फिर भी वो हेलमेट टंकी पे रख के जो है वो चला रहे थे. और वो जिस कोरियर, आपसे कुछ 4-5 साल पहले का ये वाकया, लाहौर में ये हुआ था. और वो हुआ यही था कि वो किसी उस लड़के ने जो है वो टर्न लिया और वहाँ पे उसने देखा कि पुलिस खड़ी हुई है, और वो अपना क्योंकि हेलमेट नहीं पहना हुआ था और उसने हेलमेट अपना टंकी के ऊपर रखा हुआ था. सो पुलिस को देखते ही जस्ट पैनिक, और उसने जो है वो एक बड़ा शार्प टर्न लिया और स्पीड में जो है उसने निकालने की कोशिश की. बट देन ही कोलाइडेड विद समवन और जाके उस बेचारे का सर जो है वो एक खंबे पे लगा. आई रियली विश ही वाज वेयरिंग द हेलमेट. लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे. जो फैसल साहब, जो कोरियर जिनका आपने जिक्र किया आसान, इनके लिए भी हम दुआ गो हैं. हम श्योर हमारे बाकी लिसनर्स जो हैं वो भी दुआ गो होंगे. बशीर अहमद साहब कहते हैं इमरान खान की आज की साइफर केस की समाअत के बारे में क्या ख्याल है, ब्रेक थ्रू की उम्मीद है. वेल, साइफर केस में आज FIA जो है वो अपना जवाबी जो बयान है वो जमा कराएगा, इन द सेंस के इमरान खान के जो वकील हैं और शाह महमूद कुरैशी के, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पूरा मुद्दा जो है वो बयान कर चुके हैं कि इस लिहाज से उनको लगता है कि ये केस, इसका फैसला अनजस्ट है और इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. लेकिन अब FIA उन्हें काउंटर करने की कोशिश करेगा. देखते हैं इस पे कोर्ट के क्या आते हैं जवाबात. मुझे लेकिन इसमें कोई इमीडिएटली फौरन कोई रिलीफ होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है. देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन सम टाइम. मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे ईद से पहले जो वो कल अली जफर साहब से मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, बड़े तजुर्बाकार वकील हैं, और उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि जी अगर इस केस में ये क्वाश हो जाता है जजमेंट, तो खान साहब ईद से पहले बाहर होंगे. मुझे तो आई मीन, वाज इट सपोज्ड टू बी दैट इजी? आई मीन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. लेकिन खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आगे बढ़ते हैं जी. हसान शेख कहते हैं अ स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 years. वाओ, यानी एक जो घूंगा होता है, घूंगा नहीं घूंगा, स्नेल, इट कैन स्लीप फॉर 3 years. वैसे वाकई सीरियसली बहुत सारे वालदाएं खास तौर से जिनको सहरी के बाद, सोने के बाद बच्चों को स्कूल के लिए दोबारा उठाना होता है, दे एक्चुअली वुडंट माइंड स्लीपिंग फॉर 3 years. क्या ख्याल है डॉक्टर नौशीन? ऐसा ही है ना कुछ सीन? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. वानिया का मैसेज आया है. वानिया कहती हैं हाउ आर यू सारा, हाउ आर यू एंड सारा. ऑलराइट, yesterday was a school holiday, that's why I did not message you. Monday is always my best day at school. Today I am going to my school. We have holiday again on Thursday and most probably on Friday as well. Has Sara done her Eid shopping? वो सारा की अभी तक ईद शॉपिंग नहीं हुई है. वो इंशाल्लाह हमारे यहाँ जरा ईद के हवाले से कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह. कोई शॉपिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है ना वो शॉपिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर राइट, कुछ करना चाहिए. सो देखते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह. बाय द वे, जहाँ तक आपके स्कूल का ताल्लुक है, आपको पता है ना बहुत सारे स्कूल्स तो उन्होंने छुट्टियां ही दे दी हैं. उन्होंने तो कहा है कि अब आपसे हम मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद. काफी सारे स्कूलों में ये कि, लेकिन 1-2 स्कूलों में जो है मुझे पता है नहीं, काफी मैं जानता हूँ कि आज और कल जो है वहाँ पे स्कूल है, और फिर उसके बाद जो है वो फिर स्कूल्स जो है वो बंद हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ईद के बाद जो है वो खुलेंगे. तो चलें जी, दैट इज नॉट बैड. ऑलराइट, और क्या सीन है? और ये सीन है कि आगे बढ़ते हैं. और अस्सलाम वालेकुम, क्या अमेरिका में हुकूमत तब्दील होने का असर पाकिस्तान पर पड़ता है? नहीं, पड़ता तो बिल्कुल है, जाहिर है, लेकिन इतना कोई पाकिस्तान उनके लिए ना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम शायद उनको इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं. येस, देयर आर सर्टेन
कुछ चीज़ें हैं जिसको वो पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं, और आई थिंक हमने पिछले दिनों में इसका जो है वो काफ़ी जिक्र भी किया है, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से अमेरिका पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं जितना हम सोच रहे होते हैं. लेकिन जाहिर है सरकारों का फ़र्क पड़ता है. हमारे जो हुक्मरान होते हैं उनकी आपस की जो अगर कोई बॉन्डिंग वगैरह डेवलप होती है तो दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस. बट जैसे कि हमने देखा था कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो है उनकी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ जो एक पर्सनल लेवल पे फ्रेंडशिप डेवलप हुई थी, इसके अलावा जो एक केमिस्ट्री हमने डेवलप होती हुई देखी थी बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड इमरान खान. These things do matter. These things really matter. आपके जो अपने पर्सनल लेवल के रिलेशनशिप होते हैं. So let's see. जो बाइडन जब आए थे तो वो तो खैर he wasn't even interested in sending a message to इमरान खान or whatever. So let's see. चलें आगे बढ़ते हैं. अभी आपको ले चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब, और उसके बाद हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक भी है जी, मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक है. उसके बाद वापस आएंगे और फिर हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. आप लोग के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त, और उनको भी हम शामिल करेंगे. और हमने फेसबुक पे भी जो है मैंने अपनी पोस्ट इस वक्त लगा दी है, और अगर आप फेसबुक पे भी मैसेज करना चाहते हैं सो द सनराइजर्स कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर वहां जा सकते हैं. आज 2 अप्रैल के हवाले से जो है वो मैंने अपना पोस्ट लगा दिया है. इफ यू वांट टू सेंड योर मैसेज यू कैन पोस्ट इट अंडर इट, और कोशिश करें कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. इनके अलावा कुछ अगर हम कुछ सवाल हो, कोई कमेंट हो जो आप करना चाहें तो फिर वो ज़्यादा मज़ा आएगा. और अच्छा जी मीर मोहम्मद अली साहब कहते हैं, पहले मेरा काम करने का दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, अब उनका भी काम करने का दिल नहीं करता. गुड वन सर, गुड वन, कीप इट अप. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद मी अदील अजहर, एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, अभी थोड़ा सा टाइम है बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर. चलें ऐसा करते हैं, जरा फेसबुक देख लेते हैं. इस्लाम उल हक ब्लास्टर साहब थैंक यू. फरहान असलम बहुत शुक्रिया. आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब, वैसे मैं अपने हुक्मरानों के लिए दुआ करूं या बद्दुआ, इसलिए कि कुछ अच्छा हो जाए. अच्छा चलें जी, अब जो कुछ भी कर लें, बद्दुआ बोलें या उनको अल्लाह ताला समझ. देखें इनके लिए इस वक्त मेरे ख्याल से उम्र के जिस हिस्से पे हमारे हुक्मरान पहुंच चुके हैं, इसमें अचानक उनका ज़मीर अहमद खान जाग जाएगा, जिस तरह फिल्मों में होता था ना, आखिर में जालिम नवाब साहब होते हैं, कोई एक डायलॉग बाजी होती है, मोहम्मद अली साहब जो हैं वो कोई डायलॉग बाजी करते हैं, आका तालिश जो एक जालिम दादा अब्बू होते हैं, अचानक उनका ज़मीर जाग जाता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. मेरा नहीं ख्याल कि अब ये उम्र के हिस्सों में पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे आगा तालिश वाला सीन होने वाला है. सो बस दुआ ये करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को नेक और साले हुक्मरान जो है वो अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा वजीहा सलमान कहती हैं व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड अप्रैल्स फूल. मैं इस बार मैं वजीहा इतना हैरान हूं ना कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे भी जो है ना वो ये नहीं आया कि जी इस दिन स्पेन से मुसलमानों को निकाल कर ये कर दिया गया था और वो हो गया था और मुसलमानों के साथ फलाना काम हुआ था, ढमाका काम हुआ था, ये सारी चीजें. भाई अप्रैल फूल का ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली के साथ था. यूरोप में मिडीवल टाइम तक, बल्कि मैं कहूँगा कि रेनेसां के टाइम तक जो है, जब जिसे आप उन्हें कहते हैं कि यूरोप में डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ था और वहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर अमल में या इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें 1 जनवरी से साल का आगाज होता था. उससे पहले जो कैलेंडर वहाँ फॉलो किया जाता था उसका आगाज अप्रैल से होता था. 1 अप्रैल साल का पहला दिन हुआ करता था. कैलेंडर तब्दील हो गया यूरोप के बहुत सारे इलाकों में, लेकिन जो बेचारे गरीब देहाती किस्म के लोग थे उनको ये बात पता ही नहीं चली कि कैलेंडर बदल चुका है और अब न्यू ईयर जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है और 1 अप्रैल को नहीं मनाया जाता. तो उन लोगों के लिए ज़ाहिर है बेचारे देहाती और कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के लिए जो है वो ज़ाहिर उस वक्त के यूरोप के हालात आज से 300-400 साल पहले वो थोड़ी थे जो कि अब हैं. तो इस वजह से उन बेचारों को जो है वो बेवकूफ़ और उनको फूल जो है वो करार दिया गया एंड दैट्स इट. इस वजह से ये तब्दीली हुई. इसका मुसलमानों से कोई राब्ता जोड़ने की ना कोई मंतक या कोई वजह मुझे समझ में आती नहीं है. इसलिए बिल्कुल चिल करें, बिल्कुल. इस पर ना आई एम श्योर इस पर भी कोई ना कोई फतवा होगा मौलवी साहब की तरफ से इसको मनाने के हवाले से. मोहम्मद आमिर खान कहते हैं यार ये काकूल की उछल कूद में कहीं लड़के अनफिट ना हो जाएं. सर आप क्यों फंसवाएंगे सर आप? नहीं सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है. लड़कों को वहां पे मशीन में कन्वर्ट किया जा रहा है, मशीन बनाया जा रहा है काकूल में. उनको ऐसे मजबूत होके आएंगे ना हमारे लड़के,
ऐसे चक्के मारेंगे वो कि बल्लों में छेद हो जाएंगे, आप देखिएगा। ओहो, बॉल तो जब अपनी सिलाई से उखड़ जाएगी। आप क्या गेम हो रही है, देख दिए ना क्या वीडियोस आ रही हैं उनकी, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं जी। अब ऐसा करते हैं, हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं। और भाई कल का दिन जो है वो ज़ाहिर है खबरों के लिहाज से बहुत अहम दिन रहा। और कल आपने ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान को एक सुबकी उठानी पड़ी है अपने उस कमीशन के हवाले से, जिसमें रिटायर्ड जज को जो है वो उसका यक रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी। जस्टिस तसद्दुक जिलानी को उसका सरबराह बनाया गया था। जिलानी साहब ने शुरू में तो उसको हंसी खुशी कबूल कर लिया था, लेकिन मुझे लग रहा है दैट ओवर द वीकेंड उनके साहबजादों ने उनको बैठ के जरा समझाया है कि अब्बू क्या कर रहे हैं, बुढ़ापे में ये क्या अपने ऊपर आप चीज जो है वो तोहमत लेके चले जाएंगे, सो बेहतर है इससे अलग हो जाए। तो कल उन्होंने जो जवाबी खत लिखा थे कि आमतौर से हमारे यहाँ जब इस तरह के चीजों से लोग अपना दामन जो है वो छुड़ा रहे होते हैं तो अक्सर वो बोल देते हैं जी मेरी सेहत मुझे इजाजत नहीं देती। तसद्दुक जिलानी साहब 75 साल की उम्र को माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। वो कह सकते हैं कि भाई मेरी उम्र बहुत ज्यादा है और मैं इस वक्त अपने आप को फिजिकली इस कंडीशन में नहीं समझता कि मैं इस कमेटी को जो है वो हेड कर सकूं। लेकिन उन्होंने जो खत भेजा है माजरत का, रिग्रेट का, वो इन इट सेल्फ एक तरह की एक छोटी मोटी सी चार्जशीट है। वो कहते यही है कि यार आपने ये जो कमीशन बना दिया, ये तो कमीशन की तो डिमांड उन जजेस ने की नहीं है, उन्होंने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है। और कहते ये भी हैं, सुनने में ये आया है, जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि तसद्दुक जिलानी साहब को ये बात पता चली है, उनको शुरू में शायद ये लगा था कि फुल कोर्ट में गालबन उनके नाम पे जो है वो गौर किया गया है, लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि फुल कोर्ट में तो उनका कहीं जिक्र खैर आया ही नहीं था। और ये तो जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, वो जो 3 जजेस के साथ वो मिले थे, तो उसके बाद जाके उनका नाम जो है वो सामने आया था। बिकॉज मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि तसद्दुक जिलानी उन जजेस में से हैं जो कि नून लीग के लिए बज़ाहिर उन्होंने बड़े फेवरेबल फैसले जो हैं वो दिए थे। सो अब हुआ ये सिलसिला कि उन्होंने जो है वो कल एक खत लिख दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो TOR के मुताबिक भी नहीं है जो आपने डिमांड किया है, ये तो एग्जीक्यूटिव को ये काम ही नहीं करना चाहिए, ये काम तो जुडिशरी का अपना मैटर है, इंटरनल उनका जो है वो सिलसिला। और यही उस खत का जो मतन था और उससे जो एक्सपेक्टेशन और डिमांड की गई थी वो तो कुछ ऐसी ही थी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये कल एक बड़ी एम्बैरेसमेंट गवर्नमेंट को जो है वो इस पूरे मामले पे हुई है। फिर आप जानते हैं कि उससे पहले ही लेकिन खबर आ गई थी कि जी सुओ मोटो नोटिस में कन्वर्ट कर लिया गया है। जाहिर है चीफ जस्टिस साहब को इस बात की खबर पहुंच गई होगी, इसकी मनादी हो गई होगी कि जी तसद्दुक जिलानी साहब तो बैकआउट कर गए हैं, तो उन्होंने कहा इससे पहले फौरन सुओ मोटो ले लो। सुओ मोटो में 7 जजेस पर मबनी ये बेंच बनाया गया है। हैरानकुन बात यह है कि इसमें दोनों वो जजेस शामिल हैं जिन्होंने वजीर आजम साहब से मुलाकात की थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी शामिल है। इस बेंच की कंपोजिशन के हवाले से जाहिर है काफी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। ये मामला अभी दबा नहीं है, देखिए इसकी पहली सुनवाई जो है ना वो कल होनी है एंड ये अभी डाई डाउन नहीं होगा। द कंपोजिशन ऑफ दीज जजेस, यही वो जज साहब थे काजी उल कज़ा, जो कि आप जानते हैं इससे पहले जो काजी उल कज़ा थे उनकी बेंच फॉर्मेशन के हवाले से बहुत सवालिया निशान उठाया करते थे और कहा यही करते थे कि हम ख्याल जजेस पर मबनी बेंचेस जो है वो बनाए जाते हैं। और शायद ऐसा लग रहा है कि अब जब उनके पास इख्तियार आया है तो कुछ उससे मुख्तलिफ चीज़ हो नहीं रही है। मामला इतनी संगीन नौयत का है। वसतुल्लाह खान साहब का मैं कॉलम पढ़ रहा था कल BBC उर्दू में, क्योंकि गालिबन उनका आखिरी कॉलम है BBC उर्दू के लिए, तो उसमें उन्होंने जो बात लिखी है वो यही लिखी है कि ये पाकिस्तान की अदलिया का 9/11 है। इतनी बड़ी बात उन्होंने जो है वो यहाँ पे कर दी है। उसमें आई डोंट थिंक द पार्टीज आर, एटलीस्ट जो मेन पार्टी है इसमें, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन अ फुल कोर्ट। और अब देखते हैं कि उन जजेस का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है। सो कल 11-11:30 बजे इसकी समाअत होनी है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस होने वाला है। और इसमें ज़ाहिर है जो सवाल हमारे जहन में है वो यही है कि क्या इसमें लाइव ट्रांसमिशन होगी या नहीं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सिलसिला है, नैब प्रोसिक्यूटर की रजामंदी पर तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल, फैसला भी मुअत्तल किया जाए। बैरिस्टर अली जफर का ये कहना है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसे अभी छोड़ दें, मरकजी अपीलें ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है। अदालत का इमरान बुशरा की ईद पर और हफ्ते में कम से कम 1 रोज मुलाकात कराने का हुक्म। सानेहाए 9 मई केसेस में बानिया PTI शाह महमूद और शेख रशीद पर फर्द जुर्म 23 अप्रैल को लगेगी। आगे बढ़ते हैं जी। क्या सीन है, आज सेनेट इलेक्शन में जमाती पॉलिसी के मुताबिक वोट डालेंगे, फजल रहमान का ये कहना है। बशाम हमला, 4 सहूलतकारों समेत 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5 शहरियों की मैयतें चीन मुंतकिल कर ली गई हैं। दहशतगर्द कलदम TTP से
गाड़ी चमन से चकदरा पहुंचाने वाला बलूचिस्तान से गिरफ्तार, खुदकुश हमला आवर अफगान, मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, मास्टरमाइंड बिलाल दासू डैम हमले में भी मतलूब, गिरफ्तारियां मोबाइल सिम से हुई, रिपोर्ट। इसके अलावा नूर खान एयरबेस पर मैयतों की रवानगी की जो है वो एक तकरीब हुई थी। आगे बढ़ते हैं जी। गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख, हम्माद की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई है। हम्माद अजहर कल काफी दिनों बाद, तकरीबन 8 महीने के बाद जो है वो रूपोशी से बाहर आए हैं। सेशन अदालत से वारंट मनसूख, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात, पार्टी उमूर पर गुफ्तगू, मेरे खिलाफ 51 मुकदमात बनाए गए हैं, हम्माद का ये कहना है। नून लीग पीपी और एमक्यूएम से सेनेट इलेक्शन में, नून लीग और पीपी की एमक्यूएम से सेनेट इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त। ओके, वजीर आजम कहते हैं चीनी बाशिंदों की सलामती हमारी सलामती, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। इसके अलावा इजराइल लीव्स गाज़ा's लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन रुइंस। इसके अच्छा जी, और क्या सीन है? डिस्पाइट फ्लैग, नवाज शेयर्स अनदर गवर्नमेंट मीटिंग। ये डॉन का लिखना है, उनका कहना यह है कि नून लीग सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ कंटिन्यूज टू चेयर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स अलोंगसाइड हिज डॉटर मरियम नवाज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। अच्छा जी, शरीफ साहब ने जो है ही co-chaired a meeting to review issues faced by province agricultural sector। ऑलराइट, चलें जी, ये हो गई बात। और इसके अलावा क्या, अच्छा जंग का ये लिखना है, अंसार अब्बासी की खबर है, क्या फैज हमीद टीएलपी के फैजाबाद धरने के मेहमान थे? कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट की नकूल काबीना सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई जाएगी। कमीशन किसी भी वक्त रिपोर्ट हुकूमत और दीगर हुक्काम को जमा करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की निशानदेही के लिए कमीशन बनाया था जिन्होंने 6 साल कबल धरने की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत हिमायत की थी। काम मुकम्मल करने के लिए कमीशन ने 2 मरतबा तौसी भी ली। चलें जी, देखते हैं कि जनरल फैज हमीद को इसमें जो है क्लीन चिट मिलती है या सुपर क्लीन चिट मिलती है। आपको लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। हस्बे मामूल अभी हम बात करेंगे खेलों की खबरों के हवाले से, और खेलों की खबरों के हवाले से हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ज़ाहिर है वो जो देखिए मामला इतने आराम से डाई डाउन तो नहीं होंगे। मैं कल मैंने क्या यहाँ बात बोली थी या पता नहीं यूट्यूब पे बोली थी, तो इतनी बातें होती ना भूल जाता हूँ मैं। जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि इतना आसान नहीं है यार। आपने जो गंद की है ना शाहीन शाह अफरीदी, अगर आप यार पता है, लेट्स टर्न बैक द क्लॉक। शाहीन शाह अफरीदी ने जो T20 टीम की कप्तानी की थी, डू यू रिमेंबर दैट टीम? आई मीन इट वाज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल 11 जो पाकिस्तान ने अपनी खिलवाई थी, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान को सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन यार हमने तो अभी तक उसको ठीक से परखा भी नहीं बहैसियत कप्तान। अच्छा, वो कहते ही हैं कि जी PSL में खराब कप्तानी की वजह से भी एक वजह बनी यार, फॉर गॉड सेक उसकी कप्तानी में आपने IPL क्या बोले जा रहा हूँ, IPL लाना था IPL पे यार। आपने PSL जीता पिछली बार, और इस बार तो फिर अगर बुरी कप्तानी, तो फिर तो जिन मौसूफ को कप्तान बनाया गया, जरा उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड भी निकाल कर हम चेक कर लेते हैं। उन्होंने बड़ा तीर मार दिया कप्तानी में। तो यार देखिए, मैं ऑनेस्टली देखो बात बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि या तो बाबर आजम के साथ बड़ी ज्यादती हुई होती पिछले साल और एक बड़ा अजीम कप्तान होता, और फिर जो है वो आप उसे कप्तानी से हटा रहे होते, तो फिर तो हमें भी गुस्सा आता और बड़ा अफसोस होता। लेकिन बाबर आजम का हमने देख लिया कि देखिए फिर वही बात है कि बाबर आजम की कप्तानी क्लिक इसलिए की थी बिकॉज पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो उस पर क्लिक कर रहे थे। बड़ा कप्तान वो होता है जो कि एक आम और एक मीडियोकर सी टीम को जो है ना वो अपनी 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 जाती परफॉर्मेंस और अपनी लीडरशिप स्किल की बुनियाद पर उनसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है वो निकलवाता है। एंड आई थिंक बाबर की जब तक टीम में वो 3-4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, हमें वो बड़ा जबरदस्त कप्तान लग रहा था। लेकिन द मोमेंट हमने ये देखा कि उसके अपनी फॉर्म में डिप आया और उसके 1-2 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, तो फिर बाबर वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। आई मीन फॉर गॉड सेक लेट्स थिंक अबाउट द लास्ट वर्ल्ड कप यार। उसमें हाथ जोड़ के उसको कहा गया, हम सब बोल के हाथ जोड़ के कहा करते थे कि यार खुदा के लिए ये हारिस रऊफ से ना करवाओ, ओपनिंग बॉलिंग ना करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आता था और शुरू में टीम का मोमेंटम ऐसा खराब करके चला जाता था कि पाकिस्तान बाकी पूरे इनिंग या पूरे गेम में कैचिंग अप गेम खेल रहा होता था। तो वही मैं बात आप पहले भी बोलता था कि बाबर के पास एक डायरी है जिसको वो डायरी में लिखता है कि मैं वो उसे एक पर्चा बना के दे रहा था कि हम ऐसे मैच खेलेंगे।
देयर इज नो प्लान बी और सी इन हिज कैप्टेंसी. सो बहरहाल जी जो हुआ सो हुआ. शाहीन शाह अफरीदी को लग रहा है कि फिलहाल तो उनको जरा इस वक्त चिल कर दिया गया है कि यार तुम जरा चुप होके बैठो अभी, क्योंकि कल मोहसिन नकवी गए हुए थे एबटाबाद और वहां पे जाके उन्होंने पाक फौज से मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से जो है वो मुलाकात की. और कहते ये हैं कि जो उनकी और शाहीन की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ एक गर्मजोशी के साथ मुसाफा हुआ है. और फिर उसके बाद जो है देव जस्ट मूव्ड ऑन. अपना उन्होंने वो भाषण दिया होगा, लेक्चर दिया होगा, जो भी दिया होगा. लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से एज ESPN Cricket Info ने राइटली बिल्कुल इसको लिखा है कि इट्स एन अनईजी ट्रूस. ये एक जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन जाहिर है ये वो जंगबंदी जो किसी भी टाइम पे फट पड़ेगी. पहली नाकामी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगी और आप ये देखिएगा कि ये मामला जो है ना वो एक बार फिर से फट पड़ेंगे. सो इट्स अ वेरी वेरी बैड, इनफैक्ट अ पैथेटिक स्टार्ट बाय मोहसिन नकवी. बट क्या कह सकते हैं, जाहिर है जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन आता है आगे कि अरे हाँ यार, मुझे ये नहीं पता था, आई डिड नॉट नो अबाउट कॉरी एंडरसन. अभी अमेरिका ने अपनी कनाडा के खिलाफ उनकी क्रिकेट की एक सीरीज होने वाली है. आप जानते हैं अमेरिका जो है वो वर्ल्ड कप का होस्ट है. अब से 2 महीने बाद अब तो हम कह सकते हैं, वाकई यार 2 महीने से भी कम रह गए हैं वर्ल्ड कप के आगाज में. और उसमें अमेरिका इज गोइंग टू बी द होस्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद द यूनाइटेड अलॉन्ग विद द वेस्ट इंडीज. और अमेरिका की टीम का ऐलान कर दिया गया. एंड कॉरी एंडरसन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अमेरिका देयर. सो ही हैज बिकम अनदर कीवी प्लेयर जो कि 2 मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे होंगे. इससे पहले भी आप जानते हैं काफी सारे खिलाड़ी हैं जो कि जाहिर है दीगर मुल्कों की नुमाइंदगी कर चुके हैं रिसेंट टाइम्स में. ओवन मॉर्गन एक बहुत ही मशहूर नाम है, इंग्लैंड के बड़े कामयाब कप्तान भी रहे, लेकिन असल में उनका ताल्लुक जो है वो आयरलैंड से है. अगर हम और भी खिलाड़ियों की बात करें तो डर्क नानस मुझे याद आते हैं, नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है. And then of course there's couple of vessels अगर हम थोड़ा टाइम पहले चले जाए. So Corey Anderson will be representing 2 countries there. So interesting यार. कनाडा के प्लेयर्स की तो ये बहुत ज्यादा कुट लगाएगा यार ये कॉरी एंडरसन, बिकॉज जाहिर है आप जानते हैं कि बहुत ही हार्ड हिटिंग ये बैट्समैन रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके पास रहा है. सो या नाइस. ओके जी. इसके अलावा यार कल आपने वो देखा जॉस बटलर, वो जो अप्रैल फूल का इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो उन्होंने बड़ा मजेदार वीडियो बनाई है जॉस बटलर, कि वो अपना ऑफिशियल नाम जो है वो चेंज कर रहा है टू जॉश बटलर बिकॉज एवरीबॉडी कॉल्स हिम जॉश. सो आई थिंक इट्स अ नाइस वीडियो. इफ यू हैवंट सीन दैट तो आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर हैंडल पे, उनके फेसबुक पेज, जहां पे भी आप जाएंगे, दैट वीडियो हैज बीन देयर. एक सेकंड को मैंने भी वाकई मैं समझ रहा था कि यार वाकई आई मीन दिस कैन हैपन. आई मीन जॉस द नेम, इवन द निकनेम, वो बड़ा एक मुश्किल सा है. एंड जॉश इज मोर पॉपुलर ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी दिस वाज एन इंटरेस्टिंग जोक दैट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड डिड एक्चुअली. और डू वॉच दैट. ऑलराइट, चलें जी. अब जरा बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से. और फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैचेस होने वाले हैं. आप जानते हैं जी वीक 29 जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का हो चुका है. बल्कि इनफैक्ट देयर आर फ्यू टीम्स व्हिच हैव प्लेड more than played 30 games now. 30 matches वो खेल चुके हैं. So we are less than 10 matches away from deciding who's going to win the English Premier League. लेकिन तीनों टीमों के दरमियान मुकाबला बड़ा जबरदस्त चल रहा है. लिवरपूल, आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी. आज के अगर हम मैचेस के हवाले से बात करें, न्यूकासल विल बी होस्टिंग एवर्टन, नॉटिंघम फॉरेस्ट फुलहैम, बोर्नमouth क्रिस्टल पैलेस एंड बर्नली वुल्व्स. और आज रात गए जो मैच है उसमें वेस्ट हैम विल बी होस्टिंग टॉटनम. ये मैच 12:15 बजे रात को शुरू होगा. ताहम कल के जो मैचेस हैं वो अच्छे मजेदार मैचेस होंगे, जिसमें मैनचेस्टर सिटी भी एक्शन में होने वाला है. और इसके अलावा आर्सेनल जो है वो भी कल रात एक्शन में होगा. परसों जो है वो लिवरपूल एक्शन में होगा. सो या इंटरेस्टिंग गेम्स इन प्रोस्पेक्ट देयर. मैनचेस्टर सिटी होस्टिंग एस्टन विला. आई थिंक ये गेम एक ऐसा है जो कि दिलचस्प होगा और शायद थोड़ी सी फाइट. आई मीन आई वुड रियली लव टू सी एस्टन विला पुटिंग अप सम फाइट देयर. सो या इंटरेस्टिंग. लेट्स सी क्या होता है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. चिट्टोग्राम की मुर्दा पिच में अचानक जान पड़ गई. अरे हाँ यार, चिट्टोग्राम में तो काफी मुश्किल में है श्रीलंका, माफ कीजिएगा बांग्लादेश.
और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए जो है वो चेक तो करें जरा 531 रन बनाए. जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम जो है वो 178 रन पर आउट हो गई. दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका के अपने 102 रन हो गए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं. लेकिन बात यही है कि अब 455 रन की लीड जो है वो श्रीलंका की हो चुकी है. एंड डेफिनेटली दिस मैच इज प्रीटी मच इन देयर पॉकेट नाउ. और श्रीलंका इज लीडिंग बाय 455 रन. ठीक हो गया जी. और कोई खबर खेलों के हवाले से शाहिद आफरीदी का बयान आया है. लॉबिंग कर रहा होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता. वैसे खैर इस बात में तो कोई शक नहीं है. लाला के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्पेशली पिछले दौरे हुकूमत में दैट इफ ही वांटेड ही कुड हैव इजीली बिकम द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. लेकिन वो ये ओहदा नहीं लेना चाहते थे. और उसके अलावा लाला ने बड़ा खुल के ये बात की कि वो पिछले 5-6 महीने से यही कह रहे हैं कि जी रिजवान को कप्तान बनना चाहिए. और मेरा नहीं ख्याल दैट लाला वाज वेरी कंफर्टेबल विद शाहीन शाह अफरीदी बिकमिंग द कैप्टन इवन दो कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीफ. आई कैन टेल यू दिस. थोड़ी सी आजकल पता है थोड़ी सी जरा नेगेटिव इनकी मार्केटिंग हो गई है. इस वजह से थोड़ा सा पब्लिक इनके खिलाफ है. वरना यार ऐसा भी कोई वो इशू नहीं है. आई मीन कोई ऐसा कहता है ना लालच हूँ ग्रीड हो मुझे ओहदे के लिए, वो वाली गेम नहीं थी यार. आई मीन हैड ही वांटेड ही वुड हैव गॉट दैट पोजीशन सीरियसली. चलें जी, अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. रिमेंबर इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और हमारे फेसबुक पेज पे जाके द सनराइजर्स कम्युनिटी उसमें आप हमारा पोस्ट लगा हुआ है जहां पे आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं. आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स. पीर ज़हीर साहब क्योंकि VPN यूज नहीं करते तो उनका इस वक्त ट्विटर चल नहीं रहा. उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ. पीर साहब थैंक यू सो मच. आई नो यू आर लिसनिंग. Thank you so much for being a very regular listener. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Natasha Beg with the shikwa of the shikwa jawab shikwa in the Coke studio and that's an amazing rendition. इसकी अच्छा अभी हम इतना ही चलाएंगे because अभी हम फिलहाल इसको यहाँ पे रोक लेते हैं because अगर ये पूरा मैं लेकर गया तो फिर मुझे अपने ब्रेक से भी आगे बढ़ना पड़ेगा. But yes indeed I agree with Farhan that this is one of the most underrated songs there in Coke Studio. Brilliantly done वाकई seriously. इसको आप सुने, आपको जो है उसके बाद शिकवा जवाब शिकवा एक बार फिर से पढ़िए और फिर आपको एक अलग ही पढ़ने में जो है वो सुरूर आएगा. चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वही हम नजर डालते हैं. सुमेरा ने भी अप्रिशिएट किया जी ये कलाम जो इकबाल का मैंने चलाया. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस जी अब हमें देखने हैं. मोहम्मद असलम थैंक यू. महा यूनुस कहती हैं द फर्स्ट मैसेज इन योर शो. आई हैव बीन लिसनिंग टू योर शो फॉर द पास्ट 2 years. आई रियली लाइक. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. And then we have got hello Adil uncle, do you know Jewish will slaughter red heifer cow to invite Dajjal for Qiyamah? Hamza Tala Mahin from Islamabad. जी बिल्कुल मुझे पता है. रेड हाइफर बड़ी ढूंढ के लाए हैं वो लाल रंग की सुर्ख गाय अमेरिका से, आपको पता होगा. तो इस पे मैंने YouTube पे डिस्कशन किया था लास्ट वीक. उसको हमने सेपरेट करके एक वीडियो भी उसकी बना दी है. सो इफ यू वांना गो थ्रू दैट सो जरूर आप लोग देखिएगा उसको. रेड हाइफर की कुर्बानी, इसके पीछे क्या कहानी है और क्या है सिलसिला. बट इट्स अ रियलिटी. आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ये हो रहा है वाकई. लेकिन फिर उसमें जाहिर है दज्जाल बुलाना. देखो हमारी तरह यहूदी भी जो है ना वो एक मसाया की उम्मीद में है. और जिसे कहना चाहिए कि उनको भी लगता है कि क़यामत से पहले कोई एक अजीम हस्ती जो है वो आएंगी. जिस तरह हमारे यहाँ भी एक जनरल बिलीफ जो है वो चीज़ों के हवाले से है. सो वो दज्जाल उसको कहना उनके लिए थोड़ी सी गलत बात होगी. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. उस्मा सिकंदर कहती है हमारे सिर्फ पॉलिटिशियंस को दुआ की जरूरत नहीं बल्कि हमारी आवाम को भी बहुत जरूरत है. अच्छा ठीक है जी. उरूसा इजाज कहती है मॉर्निंग शो एंड इवनिंग यूट्यूब शो. वेयर डू यू स्पेंड योर रेस्ट ऑफ द डे? मैं ऐसे ही फारिग घूमता रहता हूँ, इधर से उधर गाड़ी चलाता रहता हूँ. यकीन जाने सीरियसली ऐसी यूजलेस सा दिन गुजारता हूँ मैं. रमजान में तो कुछ ज्यादा ही. असद अशरफ कहते हैं हर कप्तान के साथ गलत हो रहा है. जी तहरीम आमिर कहती है Adil, can you please tell me which book do you follow for Islamic and Quranic tafsir? Because you explained really well about red heifer. I wanted to read things by myself. Can you please guide? So I don't refer to a particular book. Tahreem. इसके लिए बहुत सारी I listen a lot. मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, मेरे लिए सुनना बहुत आसान है. हर किसी की अपनी. मेरे लिए रीडिंग बहुत मुश्किल काम है. So I listen a lot. तो मैं काफी सुनता हूँ, मुतफर्रिक लोगों से सुनता हूँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ. बाज हमारे दीन में भी बड़े कुछ कंस्पिरेसी थियरीज रखने वाले लोग होते हैं
तो उनको भी सुनता हूँ. और ज़ाहिर है मैं जिन स्कॉलर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ और जिनसे काफ़ी मुझे सीखने का मौका मिला, जावेद अहमद गामदी साहब, उनको भी सुनता हूँ. उनसे इख्तलाफी बयान या इख्तलाफी नज़रिया रखने वाले लोग जो हैं या उन पे जो तनकीद होती है उनके अफकार के ऊपर, मैं वो भी सुनना प्रेफर करता हूँ. बल्कि कल ही किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि आप ज़्यादा ना जावेद गामदी का जिक्र ना किया करें, और आपके बहुत सारे लिस्नर्स जो हैं वो उनको शदीद नापसंद करते हैं. सो मैंने उनको फिर जवाब में मैंने उनको ये लिख के दे दिया, मैंने कहा भाई मैं अगर किसी बरेलवी आलिम का जिक्र कर दूं कि मैं उनको फॉलो करता हूं तो फिर हमारे बहुत सारे देवबंदी भाई फतवा लेकर आ जाएंगे, और सिमिलरली अगर मैं बहुत सारे देवबंदियों का जिक्र कर दूं तो फिर बरेलवी भाई फतवा लेकर आ जाएंगे. और अहले हदीस के हवाले से दोनों का नजरिया क्या है. सो ये तो फिर एक प्रॉब्लम है. बेहतर ये है कि आप हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए और उसको अपनी अकल की कसौटी पर परखिए. अल्लाह ताला ने आपको जो है वो क्या आंखें बंद करके लोगों को फॉलो करने के लिए पैदा किया है. जो अल्लाह ताला ने इतना आपको इरादा और इख्तियार की कुव्वत दी है, क्या वो सिर्फ इसलिए दी है बिकॉज मेरे हजरत ने ये बात बोल दी और अब तो मैं आंखें बंद करके इसको कबूल करूंगा? या फिर आप जाएंगे, आप वो जिस चीज को रेफर किया गया है वो कुरान का वो हिस्सा खोलेंगे, उसकी डिफरेंट लोग, अब तो आपके पास इतनी आसानी है कि इतने ऑनलाइन आपको इतना रिसोर्स मिल जाता है कि मुख्तलिफ उलमा ने जो है वो कुरान की इस मखसूस आयत की तफसीर जो है वो किस तरह की है. सो ये है सिलसिला तहरीम. ये कोई एक मखसूस किताब को मैं रेफर नहीं करता, काफ़ी सारे लोगों को सुनता हूँ. मेरी कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है. बहुत बड़े बड़े आलिम जो हैं उनसे मुलाकात होती रहती है, माशाल्लाह क्या नॉलेज होती है उन लोगों की. लेकिन यार हाँ, वैसे अच्छा हुआ तहरीम आपने ये बात बोल दी. यार एक साहब हैं आजकल, वो टीवी पे बहुत नजर आ रहे हैं. एक टीवी चैनल की गालबन वो सहरी और इफ्तार की ट्रांसमिशन में बैठे हुए होते हैं. यार वो पता नहीं क्या बातें कर रहे होते हैं यार, सीरियसली. अब नाम मैं नहीं ले रहा उनका, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. सदाकत काजमी साहब, थैंक यू सो मच. ओल्ड लिस्नर, पहली बार मैसेज किया है प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया सर. मूछे हो तो सदाकत काजमी साहब जैसी हो, वरना ना हो. ये मैं बोल रहा हूँ तस्वीर देख के इनकी. जाहिद अहमद साहब कहते हैं डॉक्टर जाहिद फ्रॉम इस्लामाबाद, लिसनिंग टू यू सिंस 2015, थैंक यू सो मच. सुमेरा कहती हैं सलाम, गुड डे टू ऑल द सनराइजर्स, अमेजिंग पावरफुल सॉन्ग, इंडीड इट इज. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, चलिए से कुछ जरा इंटरनेशनल खबरों पे जो है नजर डालते हैं. पहले बात कर लेते हैं जरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से. डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो हमने शायद लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो उनकी एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म जो उन्होंने ही बनाया था जिसका नाम ट्रूथ सोशल है. ज़ाहिर उन्होंने खुद तो नहीं बनाया था ये. अगर आपको पता हो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिस्ट्री, तो वो एक बड़ा मशहूर, अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने से पहले अमेरिका में एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम आया करता था, दी अप्रेंटिस. उसके वो जज हुआ करते थे और अप्रेंटिस में 2 उनके पार्टिसिपेंट हुआ करते थे जो कि बहुत जल्दी हार गए थे. लेकिन उन्होंने वही ये आइडिया लेकर जो है ना, ही एक्चुअली वेंट टू, जैसे कहते हैं कि he actually went to Donald Trump और उन्होंने आइडिया पिच किया था that why don't you make your own social media platform. और डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये आइडिया अच्छा लगा. और अगर आपको याद हो तो जो इंसरेक्शन पे के इल्जामात जो है वो इन पे लगाए गए थे आफ्टर जो जनवरी 5 का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो बैन कर दिया गया. तो उन्होंने अपने ये ट्रूथ सोशल बना लिया था जिसने अपना डेब्यू किया था पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट पे. और क्या धमाकेदार ब्लॉकबस्टर डेब्यू हुआ था. और एक ही झटके में जो है वो कंपनी की टोटल वर्थ बढ़ के जो है टोटल वैल्यू उसकी $9.8 बिलियन हो गई थी, कंसिडरिंग द शेयर प्राइस दैट इट हैड. हाउएवर व्हाट हैज हैपेंड नाउ इज दैट अब द रियलिटी इज नाउ सिंकिंग इन. और वो जो इनिशियल हाइप थी अराउंड DJT, इसका जो, अगर आप इस कंपनी के शेयर को फॉलो करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाके इसको DJT लिखिए, डोनाल्ड जे ट्रम्प. सो आपको ये पता चलेगा दैट कल इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 21.5% गिरी है, जाके 21.5% जाके जो है ये गिरी है. और जब इसने ट्रेडिंग का आगाज किया था कल, तो वो तकरीबन $62 पे इसकी शेयर प्राइस थी. और कल जब ये शेयर क्लोज हुआ है तो तकरीबन इसकी वैल्यू थी 48.66. आफ्टर ट्रेडिंग में भी, आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग जो होती है उसमें भी इसकी वैल्यू तकरीबन 5% और गिरी है. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब
जिनकी इस कंपनी की लिस्टिंग होने के बाद जो टोटल वर्थ थी वो तकरीबन कोई $6 अरब के करीब बढ़ गई थी उनकी वैल्यू. अब वो कम होकर तकरीबन कोई 4 के करीब आ गई है. द सॉर्ट ऑफ मनी दैट दिस कंपनी, उसकी शेयर प्राइस जिस तरह टैंक हुई है पिछले एक दिन में. और उसकी वजह जो है वो यही है कि कुछ उन्होंने अपने नंबर्स वगैरह जो है वो शेयर किए हैं मजीद मार्केट के साथ. और अंदाजा यही हुआ है दैट दिस कंपनी इज नॉट इन अ गुड शेप. ये कंपनी को इतने अच्छे शेप में नहीं है और बहुत मिनिस्क्यूल सा रेवेन्यू बनाती है, बहुत बड़ा लॉस करती है. वेल इट डज साउंड लाइक एनी स्टार्टअप ऑनेस्टली, लेकिन वाकई शुरू में लगा था कि जिस तरह ये शेयर प्राइस ऊपर चली गई थी एंड एट वन पॉइंट इन टाइम इसकी जो शेयर वैल्यू तकरीबन $75 शेयर जो है वो हो गई थी. वो आई थिंक मार्केट ने कुछ ज्यादा ही इसकी शेयर प्राइस को जो है वो ओवर एस्टिमेट कर दिया था. सो अब ये जरा थोड़ा सा रियलिटी स्टार्टेड सिंकिंग इन. आई रियली डोंट नो आज उसकी प्राइस क्या होनी है, कैसे चलेगा वो. लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हवाले से ताहम इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज भी, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आज उनके पास डेडलाइन थी, बल्कि मेरे ख्याल से एक दिन बचा था उनके पास. उनको एक बॉन्ड जमा कराना था तकरीबन $14 करोड़ का. अगर वो बॉन्ड जमा नहीं कराते तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब की प्रॉपर्टीज पे जो है वो स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क का कब्जा हो जाता और डोनाल्ड ट्रम्प के सामान निकाल के जो है वो घर के बाहर फेंक दिया था. कैसा लगता डोनाल्ड ट्रम्प को और मिलानिया ट्रम्प को उठा के वो. खैर वो तो ज़ाहिर है मारा लागो में रहते हैं, लेकिन जो उनकी न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार, वहां के सरकार उसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आज वो $15 करोड़ के करीब जो अमाउंट है उसको जमा करा दिया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन टू यू सर. लेकिन जाहिर है जी अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो इसको वैसे बंदे को ना वैसे आफरीन है अमरीकी रियासत पे कि उसने भी डोनाल्ड ट्रम्प को ना मसरूफ करके रखा हुआ है. और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनकी सियासी मसरूफियात तो अपनी कहीं साइड पर हैं. अमेरिकन मीडिया ज्यादा कवर भी नहीं कर रहा डोनाल्ड ट्रम्प को. वाकई यार वैसे ये बड़ी ज्यादती है. यानी जो पिछले इलेक्शन की जो इनकी कवरेज थी, या जो 2016 में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, डोनाल्ड ट्रम्प यूज्ड टू बी एवरीवेयर ऑन द मीडिया. इस बार उनको ना अमेरिकन चैनल्स वगैरह ये सब ज्यादा कवरेज दे नहीं रहे. दे आर ओनली गिविंग द नेगेटिव कवरेज टू डोनाल्ड ट्रम्प. सो या चलो जी. इसके अलावा ट्रम्प साहब की ये बात होगी, शेयर प्राइस पे जरा जो है ना वो हम जरा नजर रखेंगे. उसके अलावा जरा बात करते हैं. हाँ, हमने 2 हफ्ते पहले आपके साथ एक और खबर शेयर की थी एंड आई टॉक्ड अबाउट दैट इन माय यूट्यूब शो एज वेल, कि दुनिया की तीसरी बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi, जिसका ताल्लुक चाइना से है, उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो लॉन्च की थी. SU7 और SU7 Max के नाम से उन्होंने ये गाड़ी लॉन्च की थी. इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था. बड़ा खूबसूरत फिरोजी रंग की ये गाड़ी थी जिसकी उन्होंने डिस्प्ले किया. तो उन्होंने बताया ये था कि मार्च के एंड में आते आते इसकी जो है वो बुकिंग लेना शुरू कर देंगे. और हुआ ये है कि इसकी जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हुई है, कहते ये हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर 88,898 कार्स हैव बीन बुक्ड. वाओ, यानी कि आ गया है और छा गई है ये गाड़ी. सो कहते ये हैं कि अब इसकी जो डिलीवरी टाइम है इट इज गोइंग टू टेक 27 वीक्स. एक जमाना में याद है पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ करता था कि हमारे यहाँ गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो भी 5-5, 6-6 महीने डिलीवरी टाइम दिया करती थी. यार सोचें यार क्या वक्त आ गया है. लेकिन खैर अब तो खैर हालात बहुत बुरे चल रहे हैं यार. तमाम इंडस्ट्रीज जो भी आप उठा के देख लें, वैसे इस वक्त सिचुएशन काफी परेशान कुन चल रही है. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीज नंबर्स विद यू कि दिस इज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस यार. 27 वीक्स, 89,000 ऑर्डर्स आ गए 24 घंटे में इस गाड़ी के पास. एंड जस्ट इमेजिन क्या जबरदस्त लिक्विडिटी इनके पास जो है वो हुई होगी. जिस तरह बहरिया टाउन की लिक्विडिटी होती थी, याद है वो जो उनकी फाइलें जमा होती थी यार, वो भी क्या चीज यार. वैसे इस कौम को माशाल्लाह बड़े लोगों ने चूने लगाए हैं यार. और अभी आपने पढ़ा पिछले हफ्ते जो डॉन में बड़ी जबरदस्त कवरेज आई है बहरिया टाउन के हवाले से, पढ़िएगा जरूर आप लोग. काफी लंबी डॉन ही है जो लिखता है जा रहे हैं इनके खिलाफ. बाकी तो आपको पता है कि तारीफी कलमात ही अदा हो रहे होते हैं पाकिस्तान के बाकी मीडिया में, लेकिन एक काफी अच्छी कवरेज किया. एनीवे हम स्टार्ट बात कर रहे थे Xiaomi के हवाले से. जस्ट इमेजिन लिक्विडिटी, आई मीन एडवांस पेमेंट लोगों ने जमा कराई गई होगी. 89,000 गाड़ियों की वो जो पेमेंट उन्होंने जमा कराई होगी. हाउ बिग एन अमाउंट दैट वुड बी. बट बड़ी जबरदस्त गाड़ी है वैसे यार. फीचर्स की अगर आप बात की जाए, और कहते ये हैं कि भाई इसकी जो रेंज है, जो मिनिमम रेंज है वो 700 किलोमीटर है, जो आप एक सिंगल चार्ज में गाड़ी चला सकते हैं. जो टेस्ला मॉडल 3 है, जो उसका कंपेरेबल मॉडल है, इट कैन गिव यू 567 किलोमीटर्स. और उसके मुकाबले में दिस इज क्वाइट कूल. जबरदस्त यार, ग्रेट. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. कुछ जरा मिडल ईस्ट के हवाले से भी बात करेंगे, और वक्त मिला तो पाकिस्तान की मईशत को जो है वो भी हम टच कर लेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
यार वैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैंने हमारी जो ये टैगलाइन आती है, मोर म्यूजिक लेस टैटू, इसके साथ तो मैंने टैटू ही कर दिया यार, सीरियसली. बट खैर आज तो कुछ चलाए नहीं. आज 2 चलाए हमने ना. एक तो वाइटल साइन 2 पल का, एंड देन कुव्वत बाजू है मुस्लिम ने किया काम तेरा. बिल्कुल जी, शिकवा यार वैसे बड़ा पावरफुल है यार. ये आज वापसी पे भी सुनूंगा, मुझे लग रहा है मैं आज. ये एक्सीलेंट यार. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हम बढ़ रहे हैं या 8:52 अभी हो चुके हैं. और जरा बात करते हैं यार इजराइल के हवाले से. इजराइल की बदमाशी इस वक्त ज़ाहिर है चल रही है और रुकने का जो है वो नाम नहीं ले रही. और इजराइल के अपने मुल्क में अपने जो अंदरूनी प्रेशर्स हैं ज़ाहिर है वो अपनी जगह हैं. और मुल्क में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं. नए इंतखाबात की जो है वो डिमांड की जा रही है. नेतन्याहू से कुर्सी छोड़ने की जो है वो बात की जा रही है. नीचे उतरो मसनद से नारे लग रहे हैं वहाँ पे. हाउएवर फिलहाल तो वो उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है. लेकिन एक चीज़ जो है कंफर्म ज़ाहिर है वो यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि जिससे अंदाजा आपको यही होता है दैट इजराइल राइट नाउ डजंट इवन केयर ऑफ व्हाटएवर द वर्ल्ड इज सेइंग या जो भी हो रहा है. कल आपको ये भी पता चला होगा कि डमास्कस में उन्होंने जो सिफारत खाना था ईरान का, वहाँ पे उन्होंने हमला किया है जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो ईरान की है उसके एक अहम कमांडर जो है वो जाँ बहक हुए हैं. और यार वैसे मुझे समझ में नहीं आता यार, ये पता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की तो मेरी नजर में ना थोड़ी सी वैल्यू ही थोड़ी सी फुस हो चुकी है. बिल्कुल इनको चाहिए अपने कारिंदों को, इनको चाहिए अपने जर्नैलों को इधर उधर भेजा ही ना करें. कभी वो इराक जाते हैं, उधर वहाँ कोई मारा जाता है, फिर वो डमास्कस जाते हैं, वहाँ कोई बंदा फंस जाता है. वो कुछ ना भी हो तो वो इजरायली एजेंट ईरान के अंदर जाके उनको मार के 1-2 को गिरा के आ जाते हैं. तो यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं. लेकिन बहरहाल जी, यानी यार आप किसी मुल्क के सिफारत खाने पे मिसाइलों से हमला कर रहे हैं. यार क्या हुआ तुम्हारा जो है ना वो वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स. लेकिन इजराइल भाई कुछ भी सुनने को जो है ना वो तैयार नहीं है. इस वक्त इनफैक्ट एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो भी इजराइल के हवाले से आई है. बिकॉज ज़ाहिर है इस किस्म के वहशी जानवर हैं कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन जिंदा है और कौन मरता है. लेकिन एक इंटरनेशनल फूड चैरिटी है, उसने ये जिसका नाम है वर्ल्ड सेंट्रल किचन, उसके फाउंडर और शेफ होजे एंड्रेस हैं. और उनका जो है वो ये कहना है कि आईडीएफ ने एक एयर स्ट्राइक, आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो उनकी फौज है उसका नाम आईडीएफ है. और उन्होंने जो है वो एक उनके गाजा में जो उनका एक किचन ऑपरेट हो रहा था उस पे हमला किया है जिसमें 5 उनके एड वर्कर जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन है और 2 बंदे बताए जा रहे हैं ब्रिटिश हैं और इसके अलावा पोलिश हैं. ये लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं जो कि वहाँ पे बेचारों को वो जो गजा के लोग हैं उनको फूड वगैरह जो है उनको कुक करके दे रहे थे. और इजरायली मिलिट्री का ये कहना है दैट इट वाज कंडक्टिंग अ थॉरो रिव्यू. अब ये ऑस्ट्रेलियंस, ये ब्रिटिश भी इतने बेगैरत हैं. पोलैंड की तो खैर कोई वैल्यू नहीं है कि उनके अपने सिटीजन मर रहे हैं, उन्हें इससे कोई परवाह या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मरे हैं ये उन कमबख्त इसराइलियों के हाथों. अभी यही जो है आपको पता है कि ये किसी फलस्तीनी के हाथ मर जाते अगर यही बैरून मुल्क ताल्लुक रखने वाले लोग, तो फिर आप देखते कि किस तरह का वावेला जो है वो मच रहा होता. सो क्या बोले यार इस चीज़ के हवाले से. बिल्कुल आपको जो है ना बेबसी इस चीज़ के हवाले से नजर आती है. लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का क्या कहना है भाई. ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी ऑल्बनीज वो ये कहते हैं कि जी उनके जो एड वर्कर हैं जिनका नाम लाल जोमी फ्रैंकॉम है, वो ये कहते हैं जी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, दिस इज समवन हु वाज वॉलंटियरिंग ओवरसीज टू प्रोवाइड एड थ्रू दिस चैरिटी फॉर पीपल हु आर सफरिंग tremendous deprivation in Gaza and this is just completely unacceptable. और वो ये कहते हैं कि he expect full accountability and it was a tragedy that never should have occurred. अच्छा जी, उस घटिया इंसान ने क्या बोला है जो बरतानिया का वजीर आजम है ऋषि सुनक, उसका कोई बयान आया हुआ है, अभी हम देखते हैं. अच्छा जी, द यूके फॉरेन ऑफिस एंड हैव बीन कॉन्टेक्टेड फॉर कमेंट, यानी इन दोनों मुल्कों की तरफ से अभी कोई कमेंट नहीं आया बिकॉज ज़ाहिर है वहाँ पे अभी अलग सुबह हो गया ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि इस पर ज़्यादा दिन चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से कमेंट आ गया. अब देखते ही हैं कि बरतानिया इसके हवाले से क्या बात करता है और मरने वाले जो है उनकी आइडेंटिटीज भी जरा सामने आए. बिकॉज देखो अगर यही कोई मरने वाले मुसलमान होंगे तो फिर तो वो कहेंगे यार छोड़ो ना, मर रहे इतने मुसलमान मर रहे हैं, मरने दो.
लेकिन अगर ये कोई गोरे निकल आए ऑफ जो प्योरली जेन्युइन गोरे होते हैं ये निकल आए तो फिर इस पर रिएक्शन जो है ना वो जरा डिफरेंट होगा. बट लेट्स सी व्हाट कमेंट्स डू दे कम बैक विद. ऑलराइट, चलें जल्दी से जाते जाते जरा हमारे पास वो 3 मिनट रह गए, जरा पाकिस्तान की मईशत पर जरा टच करते चलें और उसमें बताते ये चलें कि जी इन्फ्लेशन का नंबर आ गया था कल. आपको पता है कि साल में जो महीने में जो पहला नंबर आता है वो इन्फ्लेशन का नंबर आता है और 31 तारीख का डेटा एंटर करने के बाद सुबह में जो है वो इन्फ्लेशन का नंबर पाकिस्तान का जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है वो रिलीज कर देता है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 20% के आसपास कुछ रही मार्च के महीने में. और ये पिछले 2 साल में जब से हमारे ऊपर ये हुकूमत इम्पोज की गई थी उसके बाद से दिस इज द लोएस्ट नंबर दैट वी हैव अचीव. पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का जो वेव हमने देखी है वो हमने शायद पाकिस्तान की अपनी कभी तारीख में 1970s में शायद भुट्टो साहब के दौर में ऐसा सुना था कि जी इस तरह की इन्फ्लेशन थी. बट ये एक बड़ा खौफनाक इन्फ्लेशनरी फेज पाकिस्तानियों ने देखा जो अभी भी चल रहा है. लेकिन जो इसमें एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि उसमें अब एक इट इज गोइंग डाउन द स्लोप नाउ. उसमें अब कमी जो है वो देखने में आ रही है और उसका हरगिज ये मतलब नहीं. देखिए मैं बार बार ये बात आप लोगों को बताता हूँ, अगर इन्फ्लेशन का परसेंटेज कम हो रहा है इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि चीजें सस्ती हो रही हैं. सिर्फ फर्क ये पड़ता है या ये डिपिक्ट ये करता है, ये बताता ये है कि चीजों के बढ़ने की रफ्तार में कमी हो रही है. तो वही जो चीजें पहले 27-28% के हिसाब से बढ़ रही थी अब वो 20% के हिसाब से बढ़ रही हैं. और इसकी जो वजह है वो है, इसे कहते हैं हाई बेस इफेक्ट. ये भी आपको काफी दफा मैंने बताया है कि पिछले साल के नंबर इतने हाई थे कि नंबर अभी भी हाई हैं, लेकिन पिछले साल का नंबर इतना ज्यादा हाई था कि आपको अब उसके मुकाबले में ये नंबर कम लग रहा है. तो ये चीजें कम नहीं हो रही हैं कीमतें इसकी, और चीजें कम करना तो जाहिर है उसकी कीमतें कम करना तो मुझे इनकी औकात भी नहीं लगती कि ये कर पाएंगे. अभी तो एक और कहते हैं जी कि अभी एनर्जी प्राइसेस के हवाले से IMF के प्लान के बाद एक और वेव जो है वो आ सकती है. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस. लेकिन फिर भी उन तमाम बातों को फिलहाल साइड पे रखें तो ये इन्फ्लेशन के हवाले से एक इनकरेजिंग नंबर है. जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऐलान किया था, तो उसमें तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को कांस्टेंट रखा है, उसको चेंज नहीं किया था. लेकिन अब अगर यही और ख्याल यही है कि अगले महीने जो है ये इन्फ्लेशन का नंबर अनलेस से कोई शॉक नहीं लग जाता सप्लाई साइड पे, इन्फ्लेशन का जो ये नंबर है ये कम होके शायद 17-18% के दरमियान आ सकता है. और अगर वाकई ऐसा मामला रहता है तो फिर शायद आपके इंटरेस्ट रेट में अगली बार से कुछ कमी देखने में आ सकती है. एंड आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर. सिचुएशन काफी गंभीर है. वो कंपनियां जो कि लोन और कर्जे लेकर बैठी हुई हैं वो इस वक्त काफी परेशान दिख रही हैं. बल्कि आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री है उसके हवाले से बात की गई है दैट पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री इज इन डायर स्ट्रेट राइट नाउ. और कुछ बड़े स्टील प्लेयर्स के बारे में ये भी बोला जा रहा है दैट दे मे डिफॉल्ट टू सम ऑफ देयर कमिटमेंट्स. अल्लाह ताला खैर करे जी, रहम करे और आसानियां पैदा करे पाकिस्तान के बिजनेस के लिए भी. अभी वक्त आ गया है जी आप लोगों से इजाजत दी जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड week ahead. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.